हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। बेसिकली ये क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करके भी देखा था और आज हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सीबीएसई के बोर्ड में जो है ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 100% ये जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स में ये जो है इसको ड्राइव करने के लिए आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये बेसिकली क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है। तो चलिए आज इसको हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग देखने हैं। तो मान लेते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हमने चार्ज वायर ले लिया। दैट मीन्स इस पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होता है। दैट्स वाई हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं। अब हमने जो यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर लिया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा? मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी में पढ़ाया था। यहाँ पे जो चार्ज है वो एक पार्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे? लाइन चार्ज डेंसिटी, या हम इसको कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने लेमडा कहा, और लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। अब ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके कारण हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि इसके कारण गॉसियन सरफेस कैसे क्रिएट होगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसके कारण गॉसियन सरफेस कैसा, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, तो इसके कारण गॉसियन सरफेस कैसा होगा? ऑब्वियसली कुछ इस तरह से रिंग टाइप का बनता चला जाएगा लंबा सा, तो वो हमें कैसा दिखेगा? एक सिलेंडर की तरह दिखेगा। दैट्स वाई हमने कह दिया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यानी कि ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके चलते जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो नेचर में कैसा होगा? सिलिंड्रिकल शेप में होगा। तो बहुत ही सिंपल, हमने 3 सेक्शन ले लिया, S1, S2 और S3, और हमने इसका लेंथ कितना ले लिया? L। और ये जो हमारे पास सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना, आप कहीं से भी सेंटर से इसका रेडियस क्या ले सकते हैं? R, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ड्यू टू विच सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस विल बी फॉर्म्ड हैविंग रेडियस R, यानी कि रेडियस हमने क्या ले लिया हूँ? R, एंड लेंथ L, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो 3 सेक्शंस हमने माना है, यानी कि ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हमने 3 सेक्शन में क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। तो सबसे पहले S1 के अंदर एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ds1। और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली हर एक इंस्टेंट पे क्या होगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। तो ये जो छोटा सा पोर्शन लिए है ds1, इसका हमने एरिया वेक्टर ले लिया ds1 वेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दैट्स वाई इसके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स ई वेक्टर और ds1 वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुआ, थीटा 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से S2 के अंदर हम छोटा सा पोर्शन लेंगे ds2, जिसके कारण हमने देखा इसके कारण एरिया वेक्टर ds2 वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच में भी एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखा रखा हूँ डायग्राम में। और डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ को इस डायग्राम में मेंशन कर दिया हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब तीसरा रीजन हमारे पास S3 है, तो इसके अंदर छोटा सा पोर्शन लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास ds3। अब यहाँ पे आप देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर भी ds3 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पे नोटिफाई कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है ds3 वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होने का मतलब पैरेलल है, तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ds3 वेक्टर। दैट्स वाई इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अक्रॉस हमें नेट फ्लक्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसा कि हमने लिखा हूँ, लेट एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि ये जो डायग्राम है इसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि व्हेनेवर जब भी कभी आप किसी भी डेरिवेशन को ड्राइव करते हो, तो आप उसको थोड़ा सा 2-4 पॉइंट में, 2-4 लाइन में आप उसको क्या करो? एक्सप्लेन करो, ताकि आपका कोई मार्क्स ना कटे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने डायग्राम ड्रॉ किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आप जो भी डायग्राम को मेंशन करते हो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वही हमने लिखा यहाँ पे, लेट एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेंसिटी है? लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो बाय सिमेट्री आप देखिए, तो इस लाइन चार्ज, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके कारण
हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्टेड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो वही मैंने लिखा हूं, बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द चार्ज्ड वायर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। और ये तो हमने बता ही दिया कि जो भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस हमारे पास r है और लेंथ हमारे पास क्या है, l है। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है, अगर आप टोटल एरिया देखा जाए तो S इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि हमारे पास टोटल एरिया क्या हो गया, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया अगर मैंने S मान लिया तो इसी S को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा हूं, S1, S2 और S3, यानी कि हमने लिखा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के कारण छोटे से पोर्शन, जैसे हम टोटल एरिया S लेंगे तो हमें ds के चलते क्या करना है, फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। फिर हम इंटीग्रेट करके हर सेक्शन के अक्रॉस लिमिट लेकर के टोटल फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, टोटल एरिया हमारे पास क्या था, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो हम उस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अक्रॉस क्या करेंगे, फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द फ्लक्स through the cylindrical Gaussian surface will be, तो यानी कि हम टोटल फ्लक्स सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के क्रॉस फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस क्या है, क्लोज, टोटल एरिया हमारे पास S हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे पास जो यहाँ पे टोटल फ्लक्स आया, फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज, दैट्स वाई इंटीग्रेशन के ऊपर जो ये सर्कल का साइन होता है ये नेचर ऑफ सरफेस को दिखाता है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। टोटल एरिया हमने ले लिया S, और ऑलरेडी हमने आपको दिखा रखा हूँ कि टोटल एरिया जो S था वो हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस क्या था हमारे पास, S3। तो बहुत ही सिंपल, अब इसको हम हर एक सेक्शन के अक्रॉस स्प्लिट करेंगे। तो इंटीग्रेशन S1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 रीजन के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, S1, जब हम इस दोनों को ओपन करेंगे तो E ds1 cos। अब आपको मैंने बता रखा था ऑलरेडी, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हमने देखा था कि E वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर किसके था, ds1 वेक्टर के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर था, इसलिए इसके कारण थीटा कितना डिग्री था, 90 डिग्री। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर था हमारे पास ds2 वेक्टर के साथ, इसके कारण भी थीटा हमारे पास कितना था, 90 डिग्री। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल था ds3 वेक्टर के साथ, इसलिए इसके कारण थीटा कितना डिग्री था, 0 डिग्री। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 दोनों परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 भी परपेंडिकुलर, दोनों केस में थीटा 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds3 दोनों पैरेलल था, इसलिए इस केस में थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, E ds को खोलेंगे तो आप जानते हो ऑलरेडी कि जैसे वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, A वेक्टर और डॉट B वेक्टर होता है, इसको ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, AB cos थीटा। ठीक उसी तरीके से अगर हम E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर को ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E ds1 cos थीटा, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसको भी ओपन करेंगे S2 तो ये क्या हो जाएगा, E ds2 cos 90 डिग्री प्लस इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E ds3 cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds3 के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो अगर आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आप यहाँ पे जानते हो कि सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 और cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। तो अगर आप यहाँ पे cos 90 की जगह 0 रखोगे और 0 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा वैल्यू, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 0 प्लस, जब हम इस चीज़ को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S3 और E ds3, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इजीली हम फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा,
आप यहाँ से देखिए ई को बाहर लाइए, इंटीग्रेशन S3 और ये क्या हो जाएगा DS3। आप ऑलरेडी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो उसी तरह से DS3 का इंटीग्रेशन हमारे पास सीधे क्या हो जाएगा S3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू हमारे पास की क्या हो जाएगा S3। दैट मीन्स हम यहाँ पे DS3 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे S3। अब आप वहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में रिकॉल कीजिएगा कि आपको जो S3 का रीजन मिलेगा कुछ इस तरह का पोर्शन मिलेगा। S3 रीजन आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ऊपर का रीजन तो हमारे पास S1 था, नीचे का रीजन हमारे पास S2 था और बीच वाला रीजन हमारे पास क्या था S3। तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको बना था, तो यहाँ पे S1 और S2 को रिमूव कर दोगे तो जो S3 का रीजन बनेगा ये क्या बचेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको किसके फॉर्म में दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्म में दिखेगा। तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRL। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E इंटू 2πRL और यहाँ पे लिख दीजिए S3 इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या आया था हमारे पास, दिस इम्प्लाइज फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था ई इंटू 2πRL। ये क्या था हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि S3। अब इसी चीज़ को अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है यानी कि हमें ई निकालना है, और ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यानी कि हम यहाँ पे गॉस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो ईजिली यहाँ पे फाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो Q/ε0 जो कि हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू 2πRL। यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू GT, अकॉर्डिंग टू आप इसको अकॉर्डिंग टू GT फाई ई बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो दिस इम्प्लाइज मुझे अगर E फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा Q अपॉन में ε0 इंटू 2πRL। तो दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू, अब आप जानते हो कि हमारे पास जो था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं Q निकालूंगा तो Q बराबर क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू L। तो इंस्टीड ऑफ Q के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं लैम्डा L अपॉन में क्या हो जाएगा ε0 2πRL। L से L यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं 2πε0R। तो ये हमारे पास क्या गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर।